एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहले तो मुझे बताओ एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, उसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या क्या हैं डेरिवेटिव्स के। हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा पूरा का पूरा, तो डी बाई डी एक्स ऐसे निकाल के देखा हमने चीज़ों को। तो अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके देखो यूजेस जो है ना कुछ कुछ जगह पे हाँ यूज होता है। सबसे पहला तो आप लोगों को पता ही है, रेट ऑफ चेंज पे यूज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो ये डेरिवेटिव्स के मतलब रेट ऑफ चेंज पे यूज होता है। डी बाई डी एक्स हम कहते हैं ना कि चेंज इन वाई निकालना है जब चेंज इन एक्स है। सही बात है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है कि रेट ऑफ चेंज हमें निकालने में ये मदद करता है, डी बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, अच्छा जी। कभी कभी और दूसरा जो चीज है ये आपको नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल बताने, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताने में भी मदद करता है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ टेंजेंट बताने में मदद करता है, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट। जैसे मैं बताता था कि भाई अगर इस तरीके का कोई कर्व है और उस पर कोई नॉर्मल है, इस तरीके से कोई स्लोप है, कोई टेंजेंट है, तो आप इसका स्लोप पता लगा सकते हो, है ना? याद है? तो ये दो चीजों में काफी यूज होता है। यूज तो ये अप्रोक्सीमेशन में भी होता है। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एप्लीकेशंस को समझते जाएंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हम ये पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। मतलब हम एक क्वांटिटी का चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप समझते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, हाँ बोलो बोल बोल। इसमें नहीं, इसमें अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज दी है उसके लिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, area of circle with respect to its radius, with respect to its radius r, when फर्स्ट लिखा हुआ है r इक्वल टू 3 और एक और लिखा हुआ है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब समझाएंगे? फलांगे मतलब बता। हाँ मतलब हमें, हाँ हमें निकालना क्या है वो बताओ पहले आप। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। रेडियस के रिस्पेक्ट में। हाँ तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं डी ए अपॉन डी आर चाहिए, हाँ या ना? सही है ना? एंड देयर चेंज इन एरिया, देयर चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज हो रहा है वो बताना है आपने। यही है इसका मतलब। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब यही होता है कि डी ए अपॉन में ये बताएगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आर के रिस्पेक्ट। कभी कभी नहीं भी बताएगा क्वेश्चन में कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको अंदाजा लगाना है कि बाकी की चीजें किसके रिस्पेक्ट में निकली हुई हैं और फिर उस हिसाब से निकालना है। ठीक है, अच्छा जी। मान लो देखो इधर ना दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सही है। तो आपका एरिया किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। आर पे। ठीक है, और इस केस में आप डी अपॉन डी आर निकाल रहे हो। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल देता है आपको। किसके रिस्पेक्ट में निकालो? टाइम के रिस्पेक्ट। तो ऐसे केस में आपने डी ए अपॉन
dt निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपका ये पाई आर स्क्वायर चल रहा है, तो जो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये मतलब आर जो है ना, ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पाई तो चलो बाहर है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, फिर आर का भी आपने करना पड़ेगा डी आर अपॉन डी, dt अगर आप डी ए अपॉन डी टी निकालना चाहते हो। समझ में आया? तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ, एरिया के रिस्पेक्ट में मतलब एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालते हो आप टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी कभी होता है रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक, ठीक है। तो ये डी ए अपॉन डी आर समझ में आया आप लोगों को? तो ये दो तरीके के केसेस बनेंगे, एक तो डी ए अपॉन डी आर वाले और एक डी ए अपॉन डी टी वाले। और भी आएंगे क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले तो। अच्छा, यहाँ पे ना फिक्स किया गया है कि कितनी रेडियस पे चाहिए, 3 रेडियस, 3 cm ये भी क्लियर है यहाँ पे। तो आप इस बात को समझो कि आप अपना डी ए अपॉन डी आर निकालिए, लास्ट में आपने डी ए अपॉन डी आर किस पोजीशन पे निकालना है, जब आर की वैल्यू 3 होगी। तो ऐसे केस में आपका यहाँ जो भी चल रहा होगा, जैसे 6r चल रहा है मान लो, तो आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे इसमें। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकालेंगे आप, ये बोला गया क्वेश्चन में निकालने के लिए, बोला कि हाँ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू में 3, व्हेन आर इक्वल टू में 4। तो एक बार 3 रखना है, एक बार 4 रखना है। हाँ, नहीं डेरिवेटिव तो आप पहले ही कर लोगे, डी अपॉन डी आर तो पहले निकाल लेंगे, लास्ट में तो वैल्यू प्लेस करनी है बस। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया ठीक है, तो एरिया को वापस लिख लेते हैं, हाँ भैया एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है? अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यार यहाँ कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पर भी आप डी आर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। स्क्वायर सही है, पाई तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, 2r और यहाँ डी ए अपॉन डी आर। क्लियर है? इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर। So this is your dA upon dr, change in area with respect to change in radius। अब आपने अलग अलग केस बोले हैं, तो पहला वाला केस लिख रहा हूँ, r इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर, यहाँ पे आपको एक लाइन सी लगानी है, और यहाँ लिखना है कि r कितना है 3। अब उसके हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू में 3, तो इट विल बिकम 6 पाई। यूनिट जरूर मेंशन करेंगे आप, इसके नंबर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये तो एरिया की यूनिट आगे वाली, और नीचे वाली सेंटीमीटर वाली। आया? ठीक है, समझ में आ रहा हाँ भैया है? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी में ही आपको एक और पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 7। आर इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर था, तो आपने फिर निकालना है डी ए अपॉन डी आर, जब आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई इंटू में 4, तो इट विल बिकम 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मान लो कल को यहाँ टी होता टाइम, तो हम यहाँ सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए यहाँ पर कल को टी होता, ठीक है, डी टी। आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए माइट भी ऐसा हो सकता है आपको आवाज कम आ रही है। अभी आ रही है आवाज, नहीं आ रही? अब आ रही है, आ रही है भैया। ठीक है, तो टी के हिसाब, अगर मान लो यहाँ टी होता, तो हम यहाँ यूनिट में थोड़ा चेंज करते, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखते बल्कि सेकंड लिखते। ठीक है, आराम आराम से डाइजेस्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए इस बात को।
आया क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जितने क्वेश्चन आप इस पर करेंगे उतना ज्यादा इजी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ। द वॉल्यूम ऑफ a cube is increasing. The volume of a cube increasing at the rate of 8 centimeter square. Square क्या होगा? क्यूब होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से फर्क पड़ता है कुछ? हाँ जी, बताएंगे मैम क्या फर्क पड़ता है। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हाउ मच एरिया? 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट is the surface area? How fast is the surface area increasing when the length of the edges, when the length of an edge, when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं है आपके लिए, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड। पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब आप मुझे ये समझा दो कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ इसको देखकर कि ये जो 8 है ये क्या है? ऐसे सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए लिखा है, टाइम है। ये वॉल्यूम के लिए लिखा है। डी ए नहीं है, डी वी वॉल्यूम के लिए है ना। तो ये जो 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकंड जो है, ये थोड़ा यूनिट को देखने से भी आपको अंदाजा आ रहा होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसकी बात है, डीवी अपॉन dt। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अच्छा जी, अब आपसे पूछा क्या? अच्छा हाँ, यहाँ इंक्रीजिंग जब आए, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ डिक्रीजिंग आ जाता। मान लो इंक्रीजिंग की जगह क्या आ जाता? डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग होता ना तो यहाँ आगे नेगेटिव साइन लगा देते आप। अभी इंक्रीजिंग है तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है लक्ष्यता, फर्क समझ में आया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यही फर्क है कि जो डिक्रीजिंग होता है तो नेगेटिव लगा देते हैं और इंक्रीजिंग होता है तो पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पूछा क्या है वो सुनो। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया? अच्छा, सरफेस एरिया पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो तुम क्यूब होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब। एक और LSA का 4A² और TSA का 6A²। अच्छा, जब आपसे सरफेस एरिया बोला जा रहा है आशीष जी, टोटल सरफेस एरिया, तो किसकी बात हो रही है? LSA की बात हो रही है कि TSA की बात हो रही है? जब आपसे सरफेस एरिया कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया भैया, तो TSA की बात हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो TSA की बात होती है ना। LSA के लिए वो डिस्क्राइब करता है कि लेटरल सरफेस एरिया इतना है। लोग बताओ, तो कर्व नहीं आता एज में, वो सिलेंडर और एंड में आता है। तो यहाँ सरफेस एरिया बोला जा रहा है, तो मतलब यहाँ TSA की बात हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है ना।
तो डी एस अपॉन डी टी निकालना है ना मुझे, या फिर मुझे अ, चलो हाँ, मुझे डी एस अपॉन डी टी निकालना है कि नहीं निकालना, हाँ। है ना, चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है मुझे। अच्छा जी, जब मेरा जो ए है वो कितना होगा, 12 होगा, 12। बोला है ना उसने, लेंथ ऑफ एज कितनी है, 12 है। तो बताइए आप, तो कैसे निकालेंगे, मेन बात वो है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख भी देता हूँ, समझना अब तुम, देखो तुम्हारे सामने दिक्कतें आएंगी। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम ही लोगों ने बताया, 6a², सही है। अगर मैं कल को इसको टी के रेस्पेक्ट में करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ निकालने के लिए, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ a² का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2a हो जाएगा, और फिर a का भी तो करना पड़ेगा। d/dt तो 12a। अब आप यहाँ पे आ जाएगा 12a और डी ए अपॉन में डी टी, और यहाँ पे डी एस अपॉन में डी टी। अब तुम इसका भी तो निपटारा करो, ये भी तो एक दिक्कत है तुम्हारे लिए। अगर इसकी जगह ये 12a ये तो होता, वॉल्यूम से निकल जाएगा। हाँ, अब हमें वही हिसाब लगाना है कि फिर हम डी ए अपॉन डी टी कहाँ से निकालें। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है और वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम को अलग डिराइव करते हैं। वॉल्यूम कितना था, एक ही। अगर मैं इसको भी टी के हिसाब से डेरिवेटिव करूँ तो कहीं ना कहीं डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, नहीं आएगा? और इसको करूँ तो कितना आ जाएगा, 3a² और डी ए अपॉन में dt, सही है। अब अगर मैं डी ए अपॉन डी टी को अकेला कर दूं, मेरे को डी वी अपॉन डी टी पता है, 8 है, आप ही लोगों ने बताया था इंक्रीजिंग वाला, और यहाँ 3a² और यहाँ डी ए अपॉन में डी टी। तो मुझे डी ए अपॉन डी टी को पहले अलग करना पड़ेगा यहाँ से, और 8 अपॉन में 3a² लाना पड़ेगा। तो मैं मेरे डी अपॉन डी टी की जगह इस बात को पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और यहाँ से a² हट जाएगा, 3 से 4 हट जाएगा ये, और मेरे पास रह जाएगा 8 4 32 अपॉन में a, एंड दिस इज डी एस अपॉन में डी टी। और मेरे को सरफेस एरिया की वैल्यू पता लगानी है जब a की वैल्यू कितनी है, 12 12 थी ना, हाँ भैया। 32 अपॉन में 12 डाल देंगे, इसको 4 से कट करने की कोशिश करेंगे, 4 3 4 3 12 और 4 8 तो आपके पास आंसर आएगा 8 अपॉन में 3। अब आप मुझे बताओ क्या लिखूं, यूनिट, यूनिट तो बता दो। सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम पर सेकंड। आया लक्ष्यता, नहीं हुआ, एक बार फिर से बता दो। दोबारा देख लेते हैं, आंसर दोबारा से स्टार्ट। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। देखो, मेरे को जो चीजें गिवन थी मैंने पहले तो उन चीजों को साइड में रखा, और ये प्रीवियस नॉलेज है, ये मेरे पास होनी चाहिए पहले से, ठीक है, मतलब मुझे पता होना चाहिए सब बातें। फिर मेरे को उन्होंने बोला था सरफेस एरिया निकालो, मैं सरफेस एरिया निकालने पहुंचा, मुझे ये चीज निकालनी थी, फाइंड करना था मुझे, ठीक है। अच्छा जी, जब मैं इसको निकालने पहुंचा तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला लिखा और उसको सॉल्व करने गया मैं, उसने बोला था डी एस अपॉन डी टी निकालो, मैं डी एस अपॉन डी टी निकालने पहुंच गया। जब मैं डी एस अपॉन डी टी निकाल रहा था तो एक प्रॉब्लम सामने आई मेरी कि यहाँ डी ए अपॉन डी टी आ गया। तो मैंने बोला चल यार, ये तो ये दिक्कत है, फिर इसका भी तो उपचार करना था। फिर मैं क्या किया, मैंने वॉल्यूम के फॉर्मूले में गया, मैं मेरे को डी वी अपॉन डी टी पता है, एक काम करते हैं, शायद उधर से डी अपॉन डी टी निकला है। मैं थोड़ा सा सॉल्व किया उसको, तो मेरे को निकल गया डी अपॉन डी टी की वैल्यू।
फिर मैंने उस वैल्यू को उठाकर जो मेरा ds अपॉन dt चल रहा था उसमें मैंने क्या कर दिया, इसको प्लेस किया, सॉल्व किया थोड़ा सा, और लास्ट में एक की जगह 12 डाल दिया। नहीं आया? देखो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, आप लोग जानबूझ के इसको करके देख रहे हो और फिर आपको दिक्कत आ रही है, फिर आप उसके सॉल्यूशन के लिए भाग रहे हो, है ना, स्टार्टिंग है इसलिए। लेकिन आगे चलकर आपको पहले ही क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसका सॉल्यूशन आप पहले ही निकाल लीजिए। सुनना है तो मतलब एस को सॉल्व करने से पहले ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये डी अपॉन डी टी आएगा भाई इसमें, तो डी अपॉन डी टी का इलाज पहले से करके चलो। ठीक है लक्ष्यता, समझ में आ रहा है? देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग तो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है एक क्वेश्चन और देखा, एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो तुम बताते जाओ बस तुम्हारे क्या कह रहे हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल is increasing, the radius of circle increasing uniformly। हाँ मतलब अगर सॉरी एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ए रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितने यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, कितने से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ऑब्वियसली बात है ये हमें डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, सही है। आपको चेंज इन एरिया निकालना है जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो, यही है। अच्छा सबका जो चेंज हो रहा है वो सेकंड्स में हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है हमें डी अपॉन डी टी निकालना है। कुछ क्वेश्चनों में ऐसा नहीं होगा, आपको डी अपॉन डी टी नहीं निकालना होगा बल्कि डी अपॉन डी आर निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में वो मेंशन करेगा कि आपको अगेंस्ट द रेट बाकियों के अगेंस्ट में जाना है। ठीक है तो इस केस में तो हमें डी अपॉन डी टी निकालना है। आइए देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कैसे निकालोगे लक्ष्यता? भैया इसका एरिया फॉर्मूला निकालेंगे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पहले एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ तो पाई बाहर है और यहाँ पे हाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है आप लोग को लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना है इसको। तो यहाँ पे 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी आएगा, सही है। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू तो ऑलरेडी है। हाँ कभी कभी क्या होगा ना, इस केस में तो गिवन था, जैसे पिछला वाला हुआ था क्वेश्चन उसमें गिवन नहीं था, लेकिन हाँ उसमें वॉल्यूम का यूज करते हुए निकल जाता। तो ऐसे भी आपको समझ लेना है उसको। यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू में 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 पाई आर, और यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी निकालना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, 10। तो यहाँ पे 6 पाई इंटू में 10 दैट विल बी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ये यूनिट्स नहीं भूलनी है, नंबर कट जाएंगे आप लोगों के वरना। ठीक है ओके ओके क्वेश्चन नंबर एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा ना खुद से दिमाग लगा लगा के लेके आओ इनको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करें, 10 तक ठीक है ट्राई करें। बाकी मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी एक बार ट्राई करें उसको। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।